स्टूडेंट्स, आप लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बुक फ्लेमिंगो के क्रॉस सेक्शन को और इसके 6 जो लेसन है इसका अर्थ नाम है पोएट एंड पैनकेक्स, कवि तथा पैनकेक्स, और इसके राइटर हैं अशोक मित्रन। इसके फर्स्ट पार्ट को हमने पहले देख लिया है। अब हम आज इसके सेकंड पार्ट को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सेकंड पार्ट को। You saw Subbu always with the boss, but in the attendance role, he was grouped under a department called the story department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. आप हमेशा सुब्बू को देख सकते थे बॉस के साथ में, किंतु उपस्थिति पत्रकों में उसे एक विभाग जिसको कहानी विभाग कहा जाता था के अंतर्गत उसको शामिल किया गया था, और जिसमें एक वकील, बहुत सारे लेखक और कवि शामिल थे। द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नॉन एज द लीगल एडवाइज़र। जो वकील होते थे उनको अधिकृत रूप से कानूनी सलाहकार के रूप में जाना जाता था, बट एवरीबडी रिफर टू हिम एज द अपोजिट। लेकिन प्रत्येक इससे उससे उल्टा ही बोलते थे। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस who was also extremely temperamental once blew over on the sets. एक बार एक अत्यधिक प्रतिभाशाली अभिनेत्री जो बहुत तुनक मिजाजी थी, एक बार मंच पर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया सेट पर। While everyone stood stand and the lawyer quietly switched on the recording equipment. और जब प्रत्येक व्यक्ति जो था वह भौचक्का होकर खड़ा था, तो वकील ने चुपचाप आवाज को रिकॉर्ड करने वाला यंत्र चालू कर दिया। When the actress paused for breath, और जब अभिनेत्री श्वास लेने के लिए रुकी, the lawyer said to her, तो जो वकील था उसने उससे कहा 1 minute please and played back the recording. 1 मिनट, और उसने रिकॉर्डिंग को वापस बजा दिया। There was nothing incriminating and unmentionable foul about the actress in tirade against the producer. उस निर्माता के विरुद्ध अभिनेत्री ने क्रोधपूर्ण भाषा में कुछ भी दोषारोपण से परिपूर्ण कोई भी अकथनीय से रूप से गंदी बात नहीं कही थी। बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, लेकिन जब उसने आवाज़ की ध्वनि यंत्र में अपनी आवाज़ को उसने पुनः बोलते हुए सुना, शी वॉज स्ट्रक डम्ब, तो वह कुछ भी नहीं बोल सकी। A girl from a countryside, she had not gone through all the stage of worldly experience that generally preceded a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into. She never quite recovered from the terror she felt that day. और ग्रामीण क्षेत्र से आई हुई उस लड़की ने, जिसको दुनियादारी का भी अनुभव नहीं था और इन अवस्थाओं से गुजर रही थी, अभी इन जो सामान्य अवस्थाएं जो थी वो उनके कारण जिस पद पर वह स्वयं को अचानक चढ़े हुए पाया था, उसने उस दिन महसूस किया उस आतंक को, तो वह कभी उससे उभर नहीं पाई। That was the end of the brief and brilliant acting career, The Legal Advisor. और एक संक्षिप्त शानदार अभिनय पेशे का यह एक अंत हो गया था। Advisor who was also member of the story department had unwittingly brought about that sad end. और कानूनी सलाहकार जो कहानी विभाग का सदस्य भी था, वह बिना सोचे समझे इस दुखद अंत को ले आया था। While every other member of the department wore a kind of uniform, जब कहानी विभाग का हर दूसरा व्यक्ति एक प्रकार की वर्दी पहनता था, खादी धोती with a slightly oversized, a clumsily tailored white khadi shirt, the legal advisor wore pant and tie and sometimes a coat and looked like coat. जब कहानी विभाग का दूसरा व्यक्ति खादी की धोती पहनता था तथा साथ में थोड़ी बड़ी साइज की और अनाड़ीपन से सिली हुई सफ़ेद खादी की कमीज पहनता था, कानूनी सलाहकार पैंट तथा टाई पहनता था और एक कवच की भांति वह दिखाई देता था। Often he looked alone and helpless. प्रायः वह अकेला और विवश दिखाई देता था। A man of cold logic in a crowd of dreamers. एक रूखे तर्क वाला व्यक्ति जो स्वप्न देखने वाले की भीड़ में
न्यूट्रल मैन इन असेंबली ऑफ गांधीट्स एंड खादिट्स, और एक तटस्थ व्यक्ति जो गांधीवादियों और खादीवादियों के समूह में है। लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, ही वॉज allowed to produce a film, and though a lot of raw stock and pancakes were used on it, बॉस के निकट वाले बहुत सारे लोगों की तरह उसे भी एक फिल्म बनाने की अनुमति दी गई, और फिर भी बहुत सारा कच्चा माल और पैनकेक इस काम पर लिए गए, किंतु फिल्म का कुछ न बना। Not much came to the film. Then one day the boss closed down the story department, और एक दिन जो बॉस थे उन्होंने कहानी विभाग को बंद कर दिया। And this was the perhaps the only instance in all human history where a lawyer lost his jobs because the poets were asked to go home. और इसलिए मानव इतिहास में एक वकील की नौकरी इसलिए चली गई क्योंकि कवियों को घर जाने को कह दिया। Gemini Studio was the favorite haunt of poets like S.D.S. Yongyar, Sangu Subramaniam, Krishna Shastri, and Hari Nandannath Chattopadhyay. It had an excellent mess which supplied good coffee at all time of the day and for most part of the night. Gemini Studio, S.D.S. Yongyar, सांगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री तथा हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय जैसे कवियों का प्रिय बसेरा था। इसमें एक शानदार भोजनालय था जो दिन और रात को बहुत समय तक अच्छी कॉफ़ी उपलब्ध कराता था। Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. और उन दिनों कांग्रेस का शासन का अर्थ होता था मद्य निषेध, अर्थात शराब नहीं पी जाना। कॉफ़ी के कप पर मिलना संतोषजनक मनोरंजन हुआ करता था। Barring the office boys and couple of clerk, everybody else at the studio radiated leisure, a prerequisite for poetry. दफ्तरियों और दो एक क्लर्कों को छोड़कर हर अन्य व्यक्ति स्टूडियो में खाली समय का एहसास कराता था। Most of them wore khadi and worshipped Gandhi ji, but beyond that they had not the fantastic appreciation for politics thought of any kind. जो काव्य के लिए शर्त थी, इसमें अधिकतर लोग खादी पहनते थे तथा गांधी जी की प्रशंसा करते थे, लेकिन इसके आगे उन्हें किसी प्रकार की राजनीतिक विचार की थोड़ी भी समझ नहीं थी। नेचुरली दे वर ऑल एडवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, और स्वाभाविक सा था कि वे शब्द कम्युनिज्म जो था के प्रति चिढ़े हुए थे। अ कम्युनिस्ट वॉज अ गॉडलेस मैन, एक कम्युनिज्म आदमी का अर्थ होता था एक ईश्वरहीन व्यक्ति। ही हैड नो फिलियल और कंजुअल लव, उसके न तो किसी माता पिता से प्रेम होता था और ना ही हैड नो कंपंजेक्शन अबाउट किलिंग हिज ओन पेरेंट्स ऑफ हिज चिल्ड्रन, उसे अपने पति अथवा पत्नी से उसके अपने माता पिता अथवा बच्चों को मार देने में कोई हिचकिचाहट नहीं होती थी। ही वॉज ऑलवेज आउट ऑफ द कोर्स and spread unrest and violence among innocent and ignorant people, और वह हमेशा निर्दोष और अज्ञानी लोगों के बीच अशांति और हिंसा फैलाने को तैयार रहता था। Such notices या notions which prevailed everywhere else in South India at the time also naturally floated about vaguely among the khadi clad poets of Gemini Studio, और ऐसे ही विचार उस समय दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्रचलित थे, स्वाभाविक रूप से जेमिनी स्टूडियो की खादी पहने हुए कवियों के बीच अस्पष्ट रूप से मंडराते रहते थे। एविडेंस ऑफ इट वॉज सून फॉर्थकमिंग, इसका प्रमाण कुछ समय पश्चात ही मिल गया। When Frank Buchmann's moral rearmament army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1952, they could not have found a warmer host in India than the Gemini Studio. जब फ्रैंक बुचमैन की 200 लोगों की मॉरल रीअर्मामेंट की सेना 1952 में जब मद्रास आई तो उन्हें भारत में जेमिनी स्टूडियो से अधिक स्नेही मेजबान अन्य नहीं मिला। Someone called the group of international circus
किसी ने इसे समूह को अंतर्राष्ट्रीय सर्कस कह दिया। They were not very good on the trapeze, and their acquaintance with the animal was only at the dinner table, but they presented two plays in most professional manner। और वे कलाबाजी के झूले पर बहुत अच्छे न थे और जानवरों से उनकी जानी पहचान केवल भोजन के मेज पर होती थी, लेकिन उन्होंने सर्वाधिक व्यावसायिक तरीके से दो नाटक प्रस्तुत किए। There, Jonathan Valley and the Forgotten Factor ran several shows in Madras and along with the other citizens of the city। और उन्होंने जोथन वैली और फॉरगॉटन फैक्टर में के मद्रास में कई शो हुए और शहर के अन्य नागरिकों के साथ साथ जेमिनी परिवार के 600 सदस्यों ने इस नाटक को बार बार देखा। The Gemini family of 600 saw the play over the hour again। The message of the play were usually plain and simple homilies, but the sets and the costumes were first rate। जो इन नाटकों के जो संदेश सामान्यतया सीधे साधे नैतिक उपदेश थे, लेकिन मंच सज्जा और पोशाकें बहुत ही उत्तम थी। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली इम्प्रेस्ड, एंड for some years, almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of Jonathan Valley, with a bar stage, a wide background curtain and a tune played in the flute। और मद्रास व तमिल नाटक समुदाय पर इतना गहरा प्रभाव हुआ कि कुछ सालों तक लगभग सभी तमिल नाटक जोथम वैली के ढंग से सूर्योदय और सूर्यास्त के दृश्य प्रस्तुत करते रहे, जिनमें खाली मंच होता था और पीछे सफेद पर्दा होता था और बांसुरी की धुन बजती थी। It was some years later that I had learnt that the MRA was a kind of counter movement to international communism, and the big bosom of Madras, like Mr. Vasan, simply played into their hands। कुछ सालों बाद मुझे पता चला कि MRA अर्थात मॉरल रियरमामेंट आर्मी जो थी, एक प्रकार की विपरीत आंदोलन और अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के विरुद्ध तथा मद्रास के बहुत बड़े बड़े लोग, जिसमें मिस्टर वासन केवल उनके हाथों में खेल गए। I am not sure, however, that this was indeed the case, for the unchangeable aspect of these big bosses and their enterprises remained the same। मैं यद्यपि आश्वस्त नहीं हूँ कि बात वास्तव में यही थी, क्योंकि इन बड़े लोगों के अपरिवर्तनीय रंग ढंग तथा उनके उद्योग वैसे ही बने रहे। MRA और सो MRA, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म। MRA अथवा बिना MRA के अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद अथवा बिना अंतर्राष्ट्रीय साम्यवाद के। The staff of Gemini Studio had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes of at least 20 nationalities। जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ ने 200 लोगों जो सभी प्रकार के रंग और आकार और कम से कम 20 राष्ट्रीयताओं के थे का आतिथ्य करते हुए अच्छा समय गुजारा। It was such a change from the usual collection of crowd players waiting to be slapped with thick layer of makeup by the office boy in the makeup department। यह एक अच्छा परिवर्तन था कि भीड़ की भूमिका खेलने वाले लोगों ने के समूह की अपेक्षा जो अपने चेहरे पर ऑफिस बॉय द्वारा श्रृंगार के पेंट की मोटी परत चुपड़वाने के लिए श्रृंगार विभाग में प्रतीक्षा करते रहते थे। A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed, and once again we at Gemini Studio cleared a whole shooting stage to welcome another visitor। कुछ महीनों बाद मद्रास के बड़े लोगों की टेलीफोन लाइनें फिर गनगना लगी और एक बार फिर जेमिनी स्टूडियो में हम लोगों ने पूरे शूटिंग मंच को खाली कर दिया ताकि हम एक और आगंतुक का स्वागत कर सकें। All they said was that he was a poet from England। और उन्होंने केवल बताया कि यह इंग्लैंड से आए एक कवि हैं। The only pure poets from England the simple Gemini staff knew or heard of were Wordsworth and Tennyson। इंग्लैंड के जिन कवियों की जेमिनी स्टाफ जानता था और था जिनके बारे में सुन रखा था, वे थे वर्ड्सवर्थ और टेनिसन। The more literal one knew of Keats,
और उनमें से ज़्यादा किसी ने पढ़े लिखे लोगों ने किट्स शेली एंड बायरन और शेली और बायरन के बारे में जानते थे। एंड वन और टू माइट हैव फेंटली कम टू नो ऑफ समवन बाय द नेम इलियट, तथा एक या दो लोगों ने हल्के से इलियट के बारे में जान लिया होगा। हु वॉज द पोएट विजिटिंग द जेमिनी स्टूडियो नाउ? अब जेमिनी स्टूडियो में कौन सा कवि आ रहा था? ही इज नॉट अ पोएट, ही इज एन एडिटर, दैट्स वाई द बॉस इज गिविंग हिम अ बिग रिसेप्शन। यह कवि नहीं है, वह एक संपादक है, इसलिए बॉस उनका बड़ा स्वागत करने जा रहे थे। वासन वॉज ऑल्सो एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विकतन, और वासन लोकप्रिय तमिल साप्ताहिक आनंद विकतन का संपादक भी रहे थे। He was the editor of any of the known names of British publications in Madras. मद्रास में जिन ब्रिटिश प्रकाशकों के नाम पता थे, अर्थात जिनका जेमिनी स्टूडियो में पता था, उनमें से वह किसी भी संपादक नहीं था। Known as the Gemini Studio, since the top men of the Hindu were taking the initiative, the surmise was that the poet was the editor of a daily but not from the Manchester। और क्योंकि द हिंदू के उच्चतम लोग अगुवाई कर रहे थे, अतः अनुमान यही था कि वह कवि किसी दैनिक समाचार पत्र का संपादक था, परंतु मैनचेस्टर गार्डियन और द लंदन टाइम्स, that was all that even the most well informed among us knew। अब मैनचेस्टर गार्डियन या लंदन टाइम्स का नहीं था, हम में से सर्वाधिक जानकारी रखने वालों को भी बस इतना ही पता था। At last around 4 in the afternoon the poet or the editor arrived। और अपराह्न 4 बजे कवि या संपादक आ गया। He was a tall man, वह एक लंबा आदमी था। Very English, very serious and of course very unknown to all of us। वह बिल्कुल अंग्रेज, बहुत गंभीर और निसंदेह हम सब उससे पूर्णतः अपरिचित थे। Battling with half a dozen pedestal fans on the shooting stage, the boss read out a long speech। और शूटिंग मंच पर आधा दर्जन खड़े पंखों का सामना करते हुए बॉस ने एक लंबा भाषण पढ़ा। It was obvious that he too knew precious little about the poet or the editor। और शायद यह स्पष्ट था कि उसे भी कवि या संपादक के बारे में बहुत कम जानकारी थी। The speech was all in the most general terms, but here and there it was peppered with the word freedom and democracy। और भाषण सामान्यतः शब्दों से भरा था, परंतु कहीं कहीं स्वतंत्रता और प्रजातंत्र जैसे शब्द छिड़के हुए थे। Then the poet spoke, और फिर कवि बोला। He could not have addressed a more dazed and silent audience। No one knew what he was talking about, and his accent defeated any attempt to understand what he was saying। और उसे इतना अधिक असमंजस पड़ गए कि श्रोतागण नहीं मिल सकते थे, किसी को पता नहीं चला कि वह किस बारे में बोल रहा था, और उसके उच्चारण के ढंग ने उसके कथन को समझने के किसी भी प्रयास को पराजित कर दिया था। The whole thing lasted about an hour। और यह सारी घटना लगभग 1 घंटा चली। Then the poet left and we all dispersed in utter bafflement। और फिर कवि चला गया और हम सब लोग किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में बिखर गए। What are we doing? हम क्या कर रहे हैं? What is an English poet doing in a film studio which make Tamil film for the simplest sort of people? उन फिल्म स्टूडियो के जो साधारण लोगों के लिए तमिल फिल्में बनाता है, उसमें एक अंग्रेज कवि का क्या काम? People whose lives least afforded them the possibilities of cultivating a taste for English poetry। लोग जिनका जीवन उन्हें अंग्रेजी काव्य में रुचि बनाने की कोई संभावना नहीं दे सकता था। The poet looked pretty baffled too, for he too must have felt the sheer incongruity of his talk about the thrills and travails of the English poet। कवि भी काफी असमंजस दिखाई दिया, क्योंकि उसने भी एक अंग्रेजी कवि के रोमांच तथा कष्टों की बात की विशुद्ध असंगतता को अवश्य महसूस कर लिया होगा। His visit remained
एन अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री, उसका आगमन एक अबूझ पहेली बनकर के रह गया। The great prose writer of the world may not admit it, but my conviction grows stronger day after day that prose writing is not and cannot be the true pursuit of genius. दुनिया के महान गद्य लेखक शायद इस बात को स्वीकार न करें, लेकिन दिनों दिन मेरा विश्वास अधिक मजबूत होता चला गया कि यदि गद्य लेखन किसी भी प्रतिभाशाली व्यक्ति का सच्चा व्यवसाय नहीं है, नहीं हो सकता। इट इज़ फॉर द पेशेंट, और यह एक लगनशील, परसिस्टेंट, दृढ़ प्रतिज्ञ, परसिविंग ब्रज और धैर्यवान कोल्हू विद द हार्ट ऑफ सो शंकन दैट नथिंग कैन बी ब्रेक इट, बैल के लिए है जिसका हृदय इतना सिकुड़ चुका है कि उसे कुछ भी नहीं तोड़ सकता। Rejection slip don't mean a thing to him. He at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and send it to another editor enclosing postage for the return of the manuscript. और अस्वीकृति की पर्चियों का उसके लिए कोई महत्व नहीं है। वह तुरंत लंबी गद्य की रचना की ताज़ी प्रतिलिपि बनाना शुरू कर देता है और इसे दूसरे संपादक को भेज देता है, और साथ में हाथों से लिखी रचना की वापसी के लिए डाक टिकट भी रख देता है। इट वॉज फॉर सच पीपल दैट द हिंदू हैड पब्लिश्ड अ टीनी अनाउंसमेंट इन एन इनसिग्निफिकेंट कॉर्नर ऑफ एन अनइम्पोर्टेंट पेज, अ शॉर्ट स्टोरी कंटेस्ट ऑर्गेनाइज्ड बाय अ ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम द एनकाउंटर। और ऐसे ही लोगों के लिए द हिंदू ने एक छोटी सी घोषणा एक महत्वहीन पन्ने पर मामूली कोने में प्रकाशित कर दी, और यह थी एक छोटी कथा लिखने की प्रतियोगिता जिसे एक ब्रिटिश पत्रिका एनकाउंटर ने आयोजित किया था। ऑफ कोर्स द एनकाउंटर वॉज नॉट एन ए नॉन कमोडिटी अमॉन्ग द जेमिनी लिटरेटी। बिल्कुल पत्रिका के बारे में जानकारी जुटाऊं इससे पहले कि मैं हस्तलिखित रचना को इंग्लैंड भेजने हेतु। यह जानकारी जुटाने से पहले विद्वान मंडली की कोई जानी पहचानी वस्तु न थी। मैंने चाहा कि मैं इस पत्रिका के बारे में जानकारी जुटाऊं और इससे पहले कि मैं अपने हस्तलिखित रचना को इंग्लैंड भेजने हेतु इतना पैसा डाक में खर्च करूं। In those days, the British Council Library had an entrance with no long-winded signboard and notice to make you feel you were seeking into forbidden area. उन दिनों ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी के प्रवेश द्वार पर कोई लंबे चौड़ी सूचना पट्ट नहीं होते थे जिससे आपको पता लगे कि आप किसी निषिद्ध क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। And there were copies of the encounter lying about in various degrees of freshness, almost untouched by readers. और हाँ, वहाँ पर द एनकाउंटर नामक पत्रिका की प्रतियां इधर उधर पड़ी थी जो नई पुरानी सभी अवस्थाओं में थी जिन्हें पाठकों ने अभी तक छुआ नहीं था। When I read the editor's name, I heard a bell ringing in my shrunken heart. और जब मैंने संपादक का नाम पढ़ा तो मेरे सिकड़े हुए दिल में एक घंटी बजने लगी। इट वॉज द पोएट हु हैड विजिटेड द जेमिनी स्टूडियो। आई फेल्ट लाइक आई हैड फाउंड अ लॉन्ग लॉस्ट ब्रदर एंड आई सैंग एज आई सील्ड द एनवेलप एंड रॉट आउट हिज एड्रेस। यह वही कवि था जो जेमिनी स्टूडियो में आया था। मुझे लगा जैसे मुझे काफ़ी समय पूर्व खोया हुआ एक भाई मिल गया, और लिफाफा बंद करते समय और उसका पता लिखते हुए मैंने गाया। I felt that he too would be singing the same song at the same time. Long lost brother of Indian film discovers each other by singing the same song in the first reel and in the final reel of the film. मुझे लगा कि वह भी वही गीत उस समय गा रहा होगा। भारतीय फिल्मों के काफ़ी पुराने बिछड़े हुए भाई एक दूसरे को फिल्म की प्रारंभिक और अंतिम रील में वह गीत गाकर खोज लेते हैं। स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन दैट वाज हिज नेम। स्टीफन स्पेंडर, स्टीफन उसका नाम था।
And years later, when I was out of Gemini Studio and I had much time but not much money, और जब कई वर्षों बाद जब मैं जेमिनी स्टूडियो को छोड़ चुका था और मेरे पास समय ज़्यादा और पैसा थोड़ा था, एनीथिंग एट द रिड्यूस्ड प्राइस अट्रैक्टेड माई अटेंशन, तो कोई भी घटी हुई कीमत की चीज़ मेरा ध्यान खींच लेती थी. ऑन द फुटपाथ इन फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस देयर वॉज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पैसा ईच. मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने फुटपाथ पर बिल्कुल नई पुस्तकों का ढेर लगा था जिनकी कीमत प्रति पुस्तक 50 पैसे थी. एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ द सेम बुक, और वह वास्तव में एक ही किताब की प्रतियां थी. एन एलिगेंट पेपरबैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन, सुंदर अमेरिकी पेपरबैक के संस्करण में. स्पेशल लो प्राइस्ड स्टूडेंट एडिशन, और वह विशेष कीमत घटी हुई कीमत वाला छात्र का संस्करण था. इन कनेक्शन विद द ईयर 15th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवॉल्यूशन, और रूसी क्रांति की 50वीं वर्षगांठ के संबंध में. आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक, और मैंने 50 पैसे दिए और इस पुस्तक की एक प्रति ले ली. द गॉड दैट फेल्ड, 6 eminent men of letters in 6 separate essays described their journey into communism and their disillusioned return. और द गॉड द फेल्ड, 6 जाने माने विद्वानों ने 6 भिन्न भिन्न निबंधों में साम्यवाद में अपनी यात्रा और निराशापूर्ण वापसी का वर्णन इस पुस्तक में किया था. एंड्रयू गाइड, रिचर्ड व्राइट, इग्नेजियो सिलोन, अर्थुर कोएस्टलर, लुइस फिशर एंड स्टीफन स्पेंडर. और इसमें ये विद्वान थे एंड्रे गाइड, रिचर्ड राइट, इग्नेजियो सिलोन, आर्थर कोएस्टलर, लुइस फिशर और स्टीफन स्पेंडर. स्टीफन स्पेंडर सडनली द बुक एज्यूम्ड ट्रेमेंडियस सिग्निफिकेंस, और स्टीफन स्पेंडर यकायक पुस्तक का महत्व अत्यधिक हो गया था. स्टीफन स्पेंडर द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज, स्टीफन स्पेंडर वही कवि था जो जेमिनी स्टूडियो में आया था. इन अ मोमेंट आई फेल्ट अ डार्क चैम्बर ऑफ माई माइंड लिट अप बाय ए हेजी इल्यूमिनेशन. एक क्षण के लिए मैंने पाया कि मेरे अंधेरा कमरा जो था वह धुंधले प्रकाश से चमक उठा था. द रिएक्शन टू स्टीफन स्पेंडर एट जेमिनी स्टूडियो वॉज नो लॉन्गर अ मिस्ट्री. स्टीफन स्पेंडर की जेमिनी स्टूडियो में आने पर जो प्रतिक्रिया हुई थी वह अब कोई रहस्य नहीं रह गया था. द बॉस ऑफ द जेमिनी स्टूडियो may नॉट हैव मच टू डू विद स्पेंडर्स पोएट्री. जेमिनी स्टूडियो के बॉस को स्पेंडर के काव्य के बहुत सरोकार न रहा हो, बट नॉट विथ हिज गॉड दैट फेल्ड, किंतु उसकी पुस्तक द गॉड दैट फेल्ड के साथ यही बात नहीं थी. तो इस प्रकार हमारे छठे लेसन फ्लेमिंगो के प्रोस सेक्शन जिसका नाम है पोएट एंड पैनकेक्स की यहाँ पर समापन होता है. यह काफ़ी रुचिकर तो नहीं लेकिन बच्चों के पढ़ने के लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है और वे इसमें जानकारी जुटा सकते हैं.